आपको मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है और वीडियो ठीक से दिखाई दे रहा है? इसको एक बार कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, अब ये स्लाइड्स भी आपको क्लियर दिखाई देंगी। हाँ, पेन को मैं थिक कर लेता हूँ। आवाज स्पष्ट आ रही है ना? ये आपकी स्लाइड्स में जो दिक्कत आ रही थी, पीछे वाटरमार्क का निशान आ रहा था, उसको ठीक किया है। अब आपको ये समस्या नहीं आएगी, आपको दिखाई भी स्पष्ट देगा। ओके, तो ये चीजें मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है? इसको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपको स्पष्ट दिखे ही थे। ठीक है। हाँ, धैर्य का फल मीठा होता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अब इस परिभाषा को एक बार देख लीजिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि अब आप पढ़ सकते हैं कितनी व्यापक परिभाषा है। सेक्शन 15 जो है, आप इंटरनेट पे भी खोल के पढ़ सकते हैं। बेयर एक्ट आपका इंडिया कोड .in पे मिल जाता है। ये क्यों जरूरी था? क्योंकि भारत में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1967 में यूएपीए आया, लेकिन उसमें भी आतंकवाद क्या है उसको परिभाषित नहीं किया। तो जब कोई व्यक्ति आतंकवादी घटना में लिप्त होता था तो उसको पकड़ के उस पर केस चलाया जाता था आईपीसी के तहत, ठीक है ना? आईपीसी और सीआरपीसी के तहत, ठीक है? और आईपीसी के तहत ही, उसके सेक्शंस के तहत ही उसको सजा दिलाने की कोशिश की जाती थी। तो इसमें समस्या ये आती थी कि जो आतंकवादी होते हैं वो सामान्य नागरिक की तरह नहीं होते, ठीक है ना? उनका अपना अलग तरीका होता है काम करने का। वो विटनेसेस को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, एविडेंसेस को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनका जो है पूरे राज्य को चुनौती होती है। तो उनसे निपटने के लिए स्पेशल कानून की आवश्यकता होती है। उसकी कमी हमेशा सुरक्षा एजेंसियों को महसूस होती रही है। देखिए, किसी भी व्यक्ति जो आतंकवादी घटना में शामिल है, उसको कन्विक्ट करने के लिए निश्चित तौर पे सिर्फ कानून बदलने से कुछ नहीं होता, फॉरेंसिक की एबिलिटी भी चाहिए। जब हम आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में क्या क्या कदम उठाए गए उसकी चर्चा करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि एनआईए नाम की एक संस्था का गठन हुआ 26/11 हमले के बाद, एक स्पेशल कानून के तहत, जिसको एनआईए एक्ट बोला जाता है। क्या आपने एनआईए के बारे में सुना है? इसका फुल फॉर्म क्या है एनआईए का? कुछ छात्रों ने इसके बारे में नहीं सुना है, ऐसा उन्होंने बोला। वहीं पर
क्या अभी आवाज स्पष्ट है? ओके, ठीक है। देखिए, मैं यही बता रहा था कि एनआईए का गठन हुआ और एनआईए ने एक ऐसी योग्यता हासिल की जो आतंकवाद से संबंधित घटनाएं घटती हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन की, ऐसी फॉरेंसिक एबिलिटी हासिल की कि इनका कन्विक्शन रेट जो है वो 90% से ऊपर है। सरल भाषा में अगर कहें तो एनआईए जिसके विरुद्ध भी इन्वेस्टिगेशन करती है, इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस खोज के लाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग फॉरेंसिक एबिलिटी है कि 90% चांस है कि उस व्यक्ति का कन्विक्शन होगा, वो जेल जाएगा। मतलब 100 व्यक्तियों के विरुद्ध अगर एनआईए केस लेके गई है कोर्ट में, तो 90 व्यक्तियों का कन्विक्शन हुआ है। ये हमारे सभी एजेंसियों से ज्यादा उत्कृष्ट प्रदर्शन है एनआईए का। सीबीआई का भी ऐसा रेट नहीं है कन्विक्शन का। ये बात मेरी आवाज आपको स्पष्ट आ रही है और वीडियो ठीक से दिखाई दे रहा है? ठीक है, ओके। देखिए, आपको मैं आप ये कुछ टाइमलाइन नोट कर लीजिए। देखिए, हम आतंकवाद की परिभाषा की चर्चा कर रहे हैं। आतंकवाद की सरलतम परिभाषा मैंने आपको बताई, उसकी मैं दोबारा चर्चा करूंगा। लेकिन साथ में मैंने ये भी बताया कि अभी जो आतंकवाद को परिभाषित किया है, उसकी व्यापक परिभाषा आपको किस कानून के अंतर्गत मिलेगी? आपको ये यूएपीए कानून के अंतर्गत ये परिभाषा मिलेगी, उसके सेक्शन 15 में। लेकिन ये जो सेक्शन 15 में व्यापक परिभाषा आई, ये प्रतिक्रियावादी सोच रखते हुए जब 26/11 का हमला हुआ, उसके बाद ये संशोधन लाया गया। उससे पहले की स्थिति क्या थी? तो उससे पहले की स्थिति में, और मैंने आपको ये भी बताया कि यही कारण है कि कसाब को, देखिए, जो क्रिमिनल लॉ होता है उसका एक सिद्धांत होता है कि आप किसी भी कानून को रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब कि पीछे की डेट से अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आज आपने संशोधन किया है, आज परिभाषा डाली है, तो आप उसको पीछे से ना लागू करके इस दिन से लागू कर सकते हैं।
यही कारण था कि कसाब की गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसका जो कन्विक्शन हुआ वो आईपीसी के सेक्शंस के अंतर्गत हुआ। यूएपीए भी लगा, लेकिन क्योंकि यूएपीए में आतंकवाद परिभाषित ही नहीं था, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हुई थी। तो इस लूपहोल को क्लोज कर दिया गया। लेकिन उससे पहले की स्थिति क्या थी, ये देखिए भारत के अंदर। टाडा एक्ट आया 1985 में। इसमें जो है ये एंटी टेरर लॉ था। टाडा का मतलब होता है टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज। एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है, जिसने भी 1985 से 1995 में अपराध किया टेररिज्म से संबंधित और उस पे टाड़ा लगा और उसका केस अभी तक चल रहा है, तो आप न्यूज़पेपर में कई बार आप पढ़ते भी होंगे कि फलाना फलाना व्यक्ति पे टाडा एक्ट के अंतर्गत केस चल रहा है और उसका कन्विक्शन हुआ। ठीक है ना? तो क्रिमिनल लॉ का एक और सिद्धांत यह है कि कोई कानून जब लागू था, उस समय उसके अंतर्गत कोई अपराध हुआ, तो उस कानून के अंतर्गत ही पूरी न्यायपालिका की कार्रवाई चलेगी। अंततः चाहे वो बरी हो जाए, चाहे वो कन्विक्ट हो जाए, चाहे उसको सजा हो जाए। ठीक है? ये क्लियर हुआ? अच्छा, 1995 में इसको वापस क्यों ले लिया गया? क्योंकि टाडा में कुछ ऐसे प्रोविजन किए गए थे इस कानून के अंतर्गत, जिनका ऐसा एक दोषारोपण हुआ कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने या पुलिस ने उसका दुरुपयोग किया है और किसी भी व्यक्ति से पॉलिटिकल राइवलरी के कारण या किसी इनोसेंट को फंसाने के लिए उसके ऊपर टाड़ा लगा देते थे। यह कानून, विशेष कानून, ये स्ट्रिक्ट कैसे होते हैं कि सामान्यतः देखिए, आप पर मान लीजिए कि मेरी गिरफ्तारी हो जाती है, तो सामान्यतः मैं, क्योंकि भारत का नागरिक हूं और संविधान के आधार पे मुझे कुछ संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, कुछ मूल अधिकार प्राप्त हैं। उसमें एक अधिकार ये भी है कि अगर पुलिस मुझे गिरफ्तार करे, तो 24 घंटे के अंदर मुझे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करे। उसमें बहुत सारे कानून ये भी हैं कि चार्जशीट अगर इतने दिन में सबमिट नहीं होती है, उसमें 2 प्रोविजन है कि अगर मुझे गंभीर अपराध के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, तो 90 दिन के अंदर चार्जशीट सबमिट करानी होती है और अगर इतना गंभीर अपराध नहीं है, तो 60 दिन के अंदर जो है चार्जशीट सबमिट करानी होती है। अगर चार्जशीट पुलिस नहीं सबमिट करा पाती है, तो ऐसी स्थिति में मुझे डिफॉल्ट बेल मिलेगा। डिफॉल्ट बेल का मैं अधिकारी हो जाता हूँ। ठीक है ना? तो कुछ ऐसे कानून बनाए। ऐसे ही एक कानून जो आपको प्रोटेक्ट करता है वो ये है, जो सीआरपीसी का पार्ट है, कि पुलिस को दिया गया बयान, उसका कोर्ट में कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होता। ये इतना बेसिक तो आप जानते होंगे। ठीक है ना? आपको अगर पुलिस कहती है कि आप ये बयान लिख के और उस पे हस्ताक्षर करके दे दीजिए, तो आप खुशी-खुशी दे दीजिएगा। उसका कोर्ट में जो है कोई मान्यता नहीं है। वो एक डस्टबिन में डालने जैसा पेपर होता है, उतनी ही उसकी कीमत होती है। कोर्ट उसको मानती नहीं है। ठीक है? लेकिन आतंकवादी और आतंकवाद एक विशेष कैटेगरी का अपराध है। इसीलिए इनसे संबंधित जो कानून है वो भी विशेष होते हैं और उनके प्रावधान बहुत सख्त होते हैं। इन कानून के अंतर्गत किसी की गिरफ्तारी होती है तो बेल मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। जो बेल प्रोविजन, जमानत के प्रोविजन होते हैं, वो बड़े टफ होते हैं और इन कानून के अंतर्गत जब किसी की गिरफ्तारी होती है तो कोर्ट भी जो है उसको सामान्यतः नहीं लेती है। ठीक है ना? तो ये इन कानूनों का, लेकिन इनके जो प्रोविजन होते हैं, इन प्रोविजनों का दुरुपयोग भी होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस ने इनोसेंट को इतने सख्त कानून के अंतर्गत धर दबोचा है ताकि उसको बेल ना मिले, ताकि उसको जेल में ही रखा जाए।
तो इस प्रकार का जो दुरुपयोग है, उसके कारण जनता में उन कानूनों के विरुद्ध रोष फैल जाता है। देखिए, मैंने आपको जब आयाम बताए थे राज्य शक्ति के, भौतिक और मनोवैज्ञानिक, आपसे मैं अगर पूछूं कि लोकतंत्र में जब जनता किसी कानून का विरोध करने लग जाए, जब किसी कानून की वैधता जनता की नजरों के सामने गिर जाए, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करेगी? उस कानून को रखेगी या उस कानून को हटा देगी? हटा देगी। अच्छा, अगर मान लीजिए कि जो आतंकवाद है उसके विरुद्ध कोई कानून नहीं होगा, तो आतंकवाद के विरुद्ध लड़ना आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई कि दो कौन से मूल्य आपस में टकराते हैं। एक तरफ आतंकवाद जैसी घटनाओं से निपटने के लिए कानून का सख्त होना जरूरी है। दूसरी तरफ उसी कानून का जब दुरुपयोग होता है तो लोगों की नजरों में उस कानून की वैधता घट जाती है। क्लियर हुआ? यही टाडा के साथ हुआ। अब देखिए, 1995 से लेकर 2002 तक हमारे देश में कोई भी एंटी टेरर कानून नहीं था। क्लियर हुआ? 1900 1967 से पहले नहीं था। आईपीसी सीआरपी से निपटते थे। 1967 में यूएपी आया, जो कॉमनली अनलॉफुल एक्टिविटी, जिसमें टेररिज्म भी एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, लेकिन स्पेसिफिकली एंटी टेरर लॉ नहीं बोला जा सकता। तो आप कह सकते हैं कि 1967 से 1985 तक भारत में कोई आतंकवाद विरोधी कानून नहीं था। 1985 में इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन हुआ, उसके संदर्भ में पंजाब में जो इंसर्जेंसी चली, उसके संदर्भ में एक कानून लाया गया आतंकवाद के विरुद्ध। लेकिन वो कानून 10 साल चला। उसका उसके ऊपर आरोप लगा कि इसका बहुत जम के दुरुपयोग कर रही है पुलिस। जनता में रोष फैल गया। अंततः सरकार को वो कानून हटाना पड़ा। 1995 से 2002 तक कोई एंटी टेरर कानून नहीं था। उसी बीच एक बड़ी घटना घटती है। 2001 में पार्लियामेंट अटैक होता है। ठीक है? 2001 में पार्लियामेंट अटैक होता है। देखिए, कुछ छात्र जो है उल्फा आतंकवाद के बारे में पूछ रहे हैं। उल्फा आतंकवाद की चर्चा जो पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा होगी, उस समय आपको उल्फा की पूरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताऊंगा। ठीक है? और उससे कैसे निपटा जाए उसकी भी चर्चा होगी। अभी फिलहाल जो है हम आतंकवाद की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, टाडा में डेफिनेशन थी, बिल्कुल। देखिए, टाडा तो फिर एंटी टेरर लॉ ही था। लेकिन वो टाडा जो है वो 1985 से 95 तक चला। और फिर उसकी जो लेजिटिमेसी थी वो जनता के सामने खत्म हो गई। कारण क्या था कि उसका दुरुपयोग हुआ। ठीक है? जब भी आप कोई सख्त कानून बनाते हैं और उसका दुरुपयोग होता है, तो उसकी लेजिटिमेसी जनता के सामने खत्म हो जाती है। लोकतंत्र में अगर किसी चीज की वैधता खत्म हो जाए, तो सरकार बाध्य हो जाती है उसको वापस खींचने के लिए। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पार्लियामेंट अटैक के संदर्भ में एक कानून लाया गया, उसको कहते हैं पोटा। पोटा 2002 में लाया गया। पार्लियामेंट अटैक दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2001 में। ये पोटा क्या है? ये भी एंटी टेरर, स्पेसिफिक एंटी टेरर लॉ, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक है? अब देखिए, पोटा में भी सख्त प्रावधान बनाए गए टेररिस्ट से निपटने के लिए। सख्त, जब हम कहते हैं कि सख्त प्रावधान बनाए गए, तो किस प्रकार के प्रावधान होंगे?
तो देखिए इसमें सामान्यतः जो है, जैसे कि किसी की कस्टडी, पुलिस कस्टडी को बढ़ाना, यूजुअली जैसे हमारे सामान्य कानूनों में 15 दिन से ज्यादा की पुलिस कस्टडी नहीं दे सकता मैजिस्ट्रेट, नहीं देता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि 5 दिन पुलिस कस्टडी में भेज दिया, 7 दिन पुलिस कस्टडी में भेज दिया इंटेरोगेशन के लिए। और पुलिस कस्टडी में इंटेरोगेशन जो है वो सख्त तरीके से होता है, लेकिन पोटा और टाड़ा जैसे कानून में ये जो पुलिस कस्टडी है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ। ऐसे ही जो है जमानत के जो प्रोविजन है, बेल के, वो जमानत के प्रोविजन बहुत सख्त हो जाते हैं, जमानत मिलनी लगभग नामुमकिन हो जाती है। एक प्रश्न है छात्रा का कि ये सब है क्या? ये हमारे देश में आतंकवाद के विरुद्ध जो कानून आया उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। यह आपको ये समझाने के लिए बताई जा रही है कि भारत जो है वो आतंकवाद से निपटने के लिए क्यों अक्षम रहा। ऐसा क्या लूपहोल था जिसकी वजह से आतंकवादियों ने उन लूपहोल्स का फायदा उठा, आज ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में हम टॉप 10 टॉप 15 कंट्रीज में आते हैं। ये क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पोटा था ये 2000 से चला 2004 तक। पोटा के विरुद्ध भी यही एलिगेशन लगे कि जो सिक्योरिटी एजेंसी है उन्होंने पोटा का दुरुपयोग किया, तो जनता में उसके प्रति रोष फैला, तो पोटा को हटा लिया गया। लेकिन 2004 में यूएपीए को अमेंड किया गया। ठीक है, एक छात्र का पूछना है, सर 2002 का एक बार बता दीजिए। देखिए 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ जो कि बड़ा अटैक माना जाता है। मैंने जैसा आपको बताया कि सरकारें प्रतिक्रियावादी होती हैं। जब इतना बड़ा अटैक देखा और उन्होंने पाया कि हमारे कानून में ही कमी है, कहीं पर भी जो है आतंकवाद को या आतंकवाद के विरुद्ध स्पेशल कानून नहीं है। अब आईपीसी और सीआरपीसी के अंतर्गत प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, जिसमें आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने में समस्या पैदा हो रही है। तो एक मनसा ये बनी कि भाई एक स्पेशल कानून लाया जाए टेररिज्म के विरुद्ध। तो इस माहौल में 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा पार्लियामेंट में पास हुआ। क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, अब देखिए 2004 में जो यूएपीए अमेंड हुआ, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसमें जो है क्या क्या चीजें डाली गई, जैसे कि किसी भी आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए अगर पैसा इकट्ठा किया है तो उसको भी यूएपीए के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। ये प्रोविजन लाया गया 2004 के अमेंडमेंट में। लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2004 के अमेंडमेंट में भी आतंकवाद क्या है ये परिभाषित नहीं किया था। ये समझ में आया? आप एक बात समझ लीजिए कि इस बात पर मैं स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं कि जब आतंकवाद के सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे ना, और उसमें मैं जब आपको ये समझाऊंगा कि हमारे यहाँ कानूनों में लूपहोल रहा है जिसकी वजह से आतंकवाद से लड़ने में समस्याएं रही हैं, तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि लूपहोल क्या रहे हैं। आप किसी अपराध को परिभाषित ही नहीं कर रहे हैं अपने कानून में, तो उसके अंतर्गत आप प्रोसिक्यूट कैसे करेंगे? आप उसको जेल कैसे भेजेंगे? आतंकवाद और सामान्य मर्डर, इन दोनों में तो बहुत फर्क है ना। आतंकवाद की परिभाषा में हमने देखा कि एक सामान्य भय व्याप्त कर दिया जाता है एक बड़े समूह जनता के मन में, ये उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है।
मर्डर से ऐसा नहीं होता। हाँ, मर्डर से जो है हो सकता है उस लोकल सोसाइटी में सनसनी फैल जाती हो, लेकिन एक मर्डर किया जाता है व्यक्तिगत रिवेंज के कारण, लेकिन एक ब्लास्ट किया जाता है जहां पर व्यक्तिगत किसी भी प्रकार की कोई रंजिश नहीं रही, इनोसेंट लोगों के बीच में बॉम्ब रख के जो है फुटा दिया जाता है, ब्लास्ट कर दिया जाता है, तो ये अपराध सामान्य मर्डर से अलग हुआ। लेकिन आप देखिए 26/11 के हमले में जो कसाब पकड़ा गया था उसका कन्विक्शन हो रहा है 302 में, 302 आईपीसी में, मतलब मर्डर में। तो मर्डर नहीं माना जाएगा, वो आतंकवाद की घटना मानी जाएगी। और आतंकवाद की घटना से अगर आपको निपटना है तो ऐसा कानून, सख्त कानून बनाने की जरूरत है कि आतंकवादी 10 बार सोचें उस घटना को अंजाम देने से पहले। ये समझ में आया आपको? क्लियर हुआ इतना? ठीक है। तो 2004 में जो अमेंडमेंट आया उसमें भी आतंकवाद क्या है इसको परिभाषित नहीं किया, सिर्फ इतना किया कि कोई भी व्यक्ति आतंकवाद की घटना को अंजाम देने के लिए पैसे इकट्ठा करता है तो वो उसका कन्विक्शन यूएपीए के अंतर्गत होगा, उसकी गिरफ्तारी यूएपीए कानून, उसके ऊपर केस यूएपीए कानून के अंतर्गत बनेगा। ये क्लियर हुआ? ठीक है। देखिए एक छात्रा का बार बार प्रश्न है कि सर ये टाइमलाइन कहां मेंशन करनी होगी। आपसे मान लीजिए प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत में कानूनों के अभाव में आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में समस्याएं आई हैं, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो आप क्या लिख के आएंगे? इन छात्रा को समझ में आया? अगर मान लीजिए आपसे ये प्रश्न किया जाता है कि कानून के अभाव या कानून में लूपहोल के कारण आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में समस्याएं रही हैं, इस पर अपना कमेंट लिखिए, तो आप उसमें क्या लिख के आएंगे? तो उसमें आपको ये टाइमलाइन ही मेंशन करनी पड़ेगी। क्लियर हुआ कि ये कहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए 2008 में 26/11 का हमला होता है। इसके तुरंत बाद यूएपीए में फिर से एक अमेंडमेंट किया जाता है। ये अमेंडमेंट क्या बोलता है? इसमें आतंकवाद की परिभाषा दी जाती है। आतंकवाद को व्यापक रूप से परिभाषित किया जाता है। ये पहली बार ऐसा होता है कि इतने व्यापक रूप से इसको परिभाषित किया जाता है। ये व्यापक परिभाषा आप कहां पढ़ते हैं? तो सेक्शन 15 ऑफ यूएपीए एक्ट। ये क्लियर हुआ? इसको परिभाषित करने से, इतनी व्यापक रूप से परिभाषित करने से एक चीज क्लियर हो जाती है कि आतंकवाद या आतंकवाद की घटना को जो अंजाम देते हैं या उनकी जो सहायता करते हैं, उनको इस सख्त कानून के अंतर्गत बुक किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है और इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है कोर्ट के अंदर। क्लियर? अब ये परिभाषा क्या है, ये यहां पर मैंने आपको बताई थी कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, जिसको सामान्यतः न्यूज़पेपर में भी आप यूएपीए कानून के नाम से जानते हैं, यह आतंकवाद की परिभाषा किस प्रकार देता है? आतंकवादी कार्य क्या है? जो कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने
या संकट में डालने की संभावना के आशय से, या भारत में या किसी विदेश में जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से। जरूरी नहीं है कि आतंक फैले, अगर उस संभावना से भी कोई कृत्य किया गया है, भले ही आतंकवाद, भले ही आतंक ना फैला हो, भले ही फियर, भय न फैला हो, लेकिन उसकी संभावना रही हो, तो भी यूएपीए के अंतर्गत बुक किया जा सकता है। और क्रिमिनल कानून में यूएपीए एक तरीके का स्पेशल क्रिमिनल कानून है। इसके अंतर्गत आप किसी एक्ट की तैयारी करते हैं और फिर अटेम्प्ट करते हैं, भले ही उससे कुछ नुकसान ना हुआ। मान लीजिए कि आप बॉम्ब लेके जाते हैं और उस बॉम्ब को कहीं पे इंस्टॉल कर देते हैं, लेकिन वो बॉम्ब फटता नहीं है, तो भी क्रिमिनल कानून के अंतर्गत आपको सजा प्राप्त होती है। ये क्लियर हुआ? अब इसमें किस तरीके से आतंक फैलाने की कोशिश की गई, तो उसके ये बताया गया कि आपने क्या क्या यूज किया हो। जैसे बम यूज किया हो, डायनामाइट यूज किया, या अन्य विस्फोटक जिसमें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, आईईडी, जो कि भारत में नक्सलवादियों या माओवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, वो यूज किया हो, कोई ज्वलनशील पदार्थ यूज किया हो, या कोई विष फैला दिया हो। मान लीजिए किसी वाटर बॉडी में आपने विष, पॉइजन फैला दिया हो, या कोई गैस ऐसी छोड़ दी हो जिससे कि काफी लोग मारे जाते हैं, या कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल, इनको डर्टी बॉम्ब बोला जाता है, आपने पब्लिक में विस्फोट किया हो, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत लाई गई हैं, जिससे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या मृत्यु होने की संभावना हो, संपत्ति की हानि या उसका नुकसान हो या होने की संभावना हो, या किसी समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्न, एसेंशियल सर्विसेज जो होती हैं। मान लीजिए कि कोई बीमारी फैल गई है और वहां पर जो है, जो मेडिकल टीम है जाके उसको हैंडल करना चाहती है, लेकिन आप उस मेडिकल टीम को ही नहीं आने देते, आप उस मेडिकल टीम को ही अटैक करके घायल कर देते हो या उसको किडनैप कर लेते हो और जाके उसको टैकल नहीं करने देते, तो ये भी आतंकवादी घटना मानी जाएगी इस परिभाषा के अंतर्गत। ये समझ में आया? क्लियर हुआ? या भारत की आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाता हो, जैसे कि जो फेक करेंसी है, मान लीजिए कि आप मशीन ले आते हैं और आप करोड़ों के नोट छाप देते हैं, तो आर्थिक स्थिरता के विरुद्ध फेक इंडियन करेंसी, एफआईसीएन जिनको बोला जाता है, तो वो भी आतंकवाद की घटना में कंसीडर किया जा सकता है, वो सीरियस माना जाता है। या आप किसी पब्लिक अथॉरिटी को डराने धमकाने की कोशिश करते हो और उसमें भय व्याप्त करने की कोशिश करते हो कि हम तुम्हारे ऑफिस में बम फोड़ देंगे, ठीक है, हमारे, मान लीजिए कि कोई पुलिस अधिकारी है, वो किसी एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का चीफ है या उसका मेंबर है, और आप उसको धमकाते हैं कि आपने अगर ये इन्वेस्टिगेशन नहीं छोड़ी, हमारा पीछा करना नहीं छोड़ा, तो हम आपके बच्चे को किडनैप कर लेंगे या आपको जो है जान से मार देंगे। अगर ऐसी धमकी दी जाती है तो वो भी इस परिभाषा का हिस्सा है, ठीक है। या किसी व्यक्ति को निरुद्ध करता है, निरुद्ध करने का मतलब उसको किसी काम करने से रोकता है जो उसका लीगल काम है। या किसी विदेशी सरकार या अंतरराष्ट्रीय संगठन अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या किसी कार्य को करने से प्रविरत रहने के लिए बाध्य करने के लिए कोई अन्य कार्य करता है, तो यह घटना आतंकवाद कहलाती है, आतंकवादी कार्य कहलाता है। आप देख रहे हैं कितनी व्यापक परिभाषा है। हाँ, यूएपीए के अंतर्गत जो है गिरफ्तार व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूएपीए के अलग जजेस भी होते हैं। अभी तो क्या किया है कि 26/11 के बाद जो एनआईए एक्ट बनाया गया, नया कानून, जिसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण चीजें की गई। एक तो एनआईए नाम की एजेंसी बनाई गई, जितने भी आतंकवादी घटनाएं घटती हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन उसी एजेंसी को जाती है। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा, कि एनआईए एक्ट के अंतर्गत एनआईए को किसी भी स्टेट में किसी भी आतंकवादी घटना के इन्वेस्टिगेशन के लिए उस स्टेट की परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे सीबीआई को लेनी पड़ती है। जो सेंटर है वो सीबीआई को कोई केस नहीं दे सकता जब तक कि राज्य सरकार उसकी परमिशन ना दे। ये बात क्लियर? कोर्ट दे सकती है, न्यायालय दे सकता है, सीबीआई को कह सकता है कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करो, उसको कोई राज्य नहीं रोक सकता। लेकिन
जो यूनियन है वो सीबीआई को कोई केस नहीं दे सकता जब तक कि उस स्टेट ने भी एक्सेप्ट किया हो कि हाँ ठीक है, ये केस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। ये क्लियर हुआ। लेकिन एनआईए के केस में ऐसा नहीं है। अगर किसी भी राज्य में आतंकवादी घटना घटती है और केंद्र को यह लगता है कि यह आतंकवादी घटना है, तो ऐसी स्थिति में बिना उस राज्य की अनुमति लिए एनआईए को वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जा सकता है। एनआईए का फुल फॉर्म है बेटा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये क्लियर हुआ कि एनआईए एक्ट के अंतर्गत इस एजेंसी को क्या शक्तियां दी गई हैं। और वो जो राज्य है वो बाध्य है, वहां की जो पुलिस है वो बाध्य है कि एनआईए की सहायता करे, कम से कम उसके कार्य में बाधक ना बने। ये ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि आतंकवाद को किसी राज्य में सीमित घटना नहीं माना जाता। आज की तारीख में सब ऐसा जानते हैं कि आतंकवाद जो है वो इंटर स्टेट हो गया है, और सिर्फ इंटर स्टेट नहीं, इंटर नेशन हो गया है। एक ग्लोबल फेनोमेना है। आतंकवादी ग्रुप जो है उनके कनेक्शन सिर्फ महाराष्ट्र में है ऐसा नहीं है। उनके कनेक्शन महाराष्ट्र में भी मिलेंगे, यूपी में भी मिलेंगे, बिहार में भी मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट के साथ भी मिलेंगे, पाकिस्तान में कोई एजेंसी है उसके साथ मिलेंगे, और सेंट्रल एशिया से होते हुए अमेरिका तक और यूरोप तक भी उनके कनेक्शन पाए गए हैं। इस वजह से जो है ये जो प्रावधान किया गया है कि एनआईए किसी भी राज्य में जाके उसका अन्वेषण, उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ये एक महत्वपूर्ण शक्ति दी गई है। ये क्लियर हुआ। इससे आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में जो है काफी एडवांटेज मिला है। ये क्लियर हुआ। ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा एक गंभीर विषय है आतंकवाद का। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान ज्यादा केंद्रित करना पड़ेगा, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आतंकवाद के क्या प्रकार हैं? इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं, ये 2008 तक तो मैंने आपको बताया है यूएपीए का। इसमें कुछ संशोधन और भी किए गए। एक संशोधन जो है वो मैं यहां पर लिख देता हूं। एक संशोधन 2012-13 में किया गया। ये 12-13 में जो संशोधन किया गया, सरकार का ऐसा कहना है कि ये जो एफएटीएफ नाम की अंतरराष्ट्रीय संस्था है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये सुना है आपने? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप निश्चित तौर पे आपने एफएटीएफ का नाम सुना होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उद्देश्य है आतंकवाद को पोषित करने वाले जो फाइनेंस है उसको रोकना और मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी को रोकना। तो एफएटीएफ का जो जो गाइडलाइंस है, भारत उसके लिए बाध्य है क्योंकि एफएटीएफ को भारत भी मानता है। तो इसमें यूएपीए कानून में यह भी प्रावधान किया गया कि भारत से बाहर कोई व्यक्ति आतंकवादी घटना को सपोर्ट करने के लिए, उसको पोषित करने के लिए बाहर फंड्स अगर इकट्ठे करता है, तो वो व्यक्ति भी आतंकवाद के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। ये अमेंडमेंट जो है वो 2012-13 में यूएपीए में किया गया। तो ये एक तरीके का लूपहोल था। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा नेटवर्क मिलता है कि अमेरिका में फंड इकट्ठा किया गया जिसमें कोई एनआरआई शामिल है, उस फंड को इकट्ठा करके और यहां पर आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया, तो एनआईए के जुरिस्डिक्शन में वो व्यक्ति भी आ गया, उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है, भले ही वो काम उसने भारत में रहकर नहीं किया। ये क्लियर हुआ? ये चीज समझ में आई? ठीक है। एक लास्ट संशोधन जो है वो 2019 में हुआ। लास्ट जो संशोधन है, मैं यहां पर लिख देता हूं, 2019 में यूएपीए अगेन अमेंडेड। इसमें क्या संशोधन था, ध्यान से सुनिएगा। एक समस्या और आ रही थी आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में।
वो ये थी कि देखिए, यूएपीए के अंतर्गत आपको अगर ये ढूंढना है ना कि भारत में किस-किस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, तो इसकी लिस्ट आपको यूएपीए कानून के अंतर्गत मिलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे। एक व्यापक लिस्ट है आतंकवादी संगठनों की। कुछ आतंकवादी संगठनों के नाम मैंने यहां भी लिखे हैं। आपको पूरी लिस्ट याद नहीं करनी। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि किस कानून के तहत जो गृह मंत्रालय है, जो सरकार है, उसको ये शक्ति दी गई है कि वो किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती है। लेकिन उसमें एक समस्या ये आ रही थी, जैसा कि सिमी के साथ हुआ। सिमी को कन्वर्ट करके उसी के मेंबर्स ने इंडियन मुजाहिदीन बना दिया और भी कुछ संगठन बनाए। मान लीजिए 4 लोग हैं, उन्होंने 4 लोगों ने मिलकर एक आतंकवादी संगठन, उसका कुछ नाम रखा XYZ, उसमें काम किया। सरकार को पता चला कि ये जो संगठन है ये तो आतंकवादी संगठन है। यूएपीए के अंतर्गत XYZ संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि ये जो 4 मेंबर हैं, इन्होंने उस संगठन को डिसबैंड कर दिया और एक नया संगठन बना लिया दूसरे नाम से। अब स्थिति ये हो गई कि ये 4 जो व्यक्ति हैं, ये हैं तो आतंकवादी। इन्होंने जो संगठन बनाया था उसको भी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। लेकिन जैसे ही उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया XYZ संगठन को, तो उन्होंने एक नया संगठन गठित कर लिया। उसको बोला एबीसी, उसको रजिस्टर करवा लिया। अब एबीसी जो है वो आतंकवादी संगठन नहीं है, क्योंकि सरकार ने तो XYZ को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। इस तरीके से नाम बदले जाते थे। कश्मीर में आतंकवाद की चर्चा करूंगा तो उस समय आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के नाम अब रखे गए हैं। वो है तो एलईटी के फ्रंट, वो है तो जैश ए मोहम्मद के फ्रंट। तो ऐसी स्थिति में एक लूपहोल ये था कि भाई जब इंडिविजुअल आतंकवादी हैं, वो चाहे कोई भी संगठन बनाए, वो संगठन को आतंकवादी संगठन ही घोषित होना चाहिए। ये क्लियर हुआ? तो 2019 में एक संशोधन किया गया जिसके अंतर्गत सरकार को ये पावर दी गई उस कानून के तहत कि सरकार सिर्फ संगठन को ही आतंकवादी संगठन घोषित नहीं कर सकती, बल्कि सरकार व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर सकती है। यूएपीए कानून के अंतर्गत ये 2019 में संशोधन लाया गया। अब इससे फायदा क्या मिला? अगर मान लीजिए उन 4 व्यक्तियों को इंडिविजुअली आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में वो कोई भी संगठन बनाए, वो आतंकवादी संगठन अपने आप हो गया। ये क्लियर हुआ आपको? समझ में आया? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो आतंकवाद के विरुद्ध जो सरकार की लड़ाई है, खासकर कानून से संबंधित, वो आपको स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है? अब मैं जब ये कहूंगा कि भारत में कानून में ही लूपहोल रहे हैं, तो ये बात आपको स्पष्ट समझ आनी चाहिए कि वो कानून में लूपहोल क्या रहे हैं। ठीक है? ओके? चलिए अब देखते हैं कि आतंकवाद के प्रकार कितने होते हैं। यहां पर आप पहला जो प्रकार है, जातीय राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित, इसको कहते हैं एथनो नेशनलिस्ट। एथनो नेशनलिस्ट। टेररिज्म। एक छात्र का प्रश्न है कि आतंकवाद का इंट्रोडक्शन। देखिए, और एक प्रश्न है कि सर ये आतंकवाद होता क्या है? अरे भाई, आतंकवाद की इतनी व्यापक परिभाषा बताई, आपको सरलतम परिभाषा ये दी। इस सरलतम परिभाषा में आपको जो कुछ शब्द उस पे स्पेशल फोकस देना है। एक तो सामान्य भय पैदा करने। ठीक है?
किसी विशेष समूह, राज्य संस्थानों या सार्वजनिक सार्वजनिक पदाधिकारियों के बीच सामान्य भय पैदा करने, राजनीतिक, धार्मिक या किसी अन्य वैचारिक आकांक्षाओं से प्रेरित होकर हिंसा का व्यवस्थित और संगठित उपयोग, ये सरलतम परिभाषा है आतंकवाद की। आपसे अगर आतंकवाद की परिभाषा पूछी जाए तो आपको सेक्शन 15 याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको कर लें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन आपको अगर उसको याद करने में मुश्किलात हो, तो ये जो मैंने डेफिनेशन बनाई है, आप इसको आराम से लिख के आ सकते हैं। ये पूर्ण परिभाषा है अपने आप में। ठीक है? क्लियर हुआ? ये डाउट, जिसका भी ये डाउट था, जिस भी छात्र ने प्रश्न पूछा था। एक प्रश्न है छात्र का कि सर हम यूएपीए को आंसर में उसे किस तरफ ऐड करें? मतलब ये प्रश्न मैं आपका समझ नहीं पाया कि आपके मन में क्या शंका है? आप अपना प्रश्न जो है वो दोबारा से पूछें। हाँ, देखिए एक प्रश्न है छात्र का, बहुत अच्छा प्रश्न है। आई रियली अप्रिशिएट। ये प्रश्न किया गया है कि सर 2004 में भी धन संचय को लेकर जो है प्रावधान मतलब कि संशोधन किया गया और 2012 वाले 2012-13 में भी जो है धन संचय को लेके मैं आपको बताना चाहता हूं इन दोनों में फर्क क्या है कि 2012-13 में जो संशोधन हुआ वो यहां पर धन जुटाने के लिए नहीं, भारत में नहीं, भारत से बाहर विदेशों में जो धन जुटाया जाता है। तो इस कानून से एनआईए की जुरिस्डिक्शन बढ़ा दी। भाई आप देखिए कोई भी क्रिमिनल कानून लागू किस टेरिटरी में होता है ना, भारत की जो टेरिटरी है। मान लीजिए कि मैं कोई अपराध यहां से बाहर जाके करता हूं, तो कानून के अंतर्गत तो कोई प्रावधान नहीं कि मुझे प्रोसिक्यूट किया जाए। ये बात क्लियर हुई? समझ में आया? हाँ, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि कानून का लूपहोल ये कहता है कि भाई आपने धन संचय किया हो, तो वो कानून लागू तो मेरे ऊपर यहां होगा जब मैं यहां धन संचय करूंगा। मैं चला जाऊं कनाडा या मैं चला जाऊं यूरोप और वहां पर धन संचय करके और तब आतंकवादियों को दे दूं, तो मेरे ऊपर तो कोई कानून लागू नहीं हो सकता ना। तो जो 2012-13 वाला था उसने इस लूपहोल को क्लोज किया था। ठीक है? क्लियर? ठीक है। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जो है आपको ये आतंकवाद के प्रकार समझाऊंगा। उम्मीद है कि मेरी आवाज क्लियर है। अब आखिरी बात मैंने क्या बोली, मैं तो यहाँ बोले जा रहा था। अब मुझे पता नहीं था कि क्लास रुक गई है। क्या सुना आपने लास्ट में? लास्ट में ब्रेक सुना। अपने काम की बात आप जल्दी सुन लेते हो, उसमें कोई तकनीकी खराबी भी आड़े नहीं आती। चलिए ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर से रीअसेंबल होंगे। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। थोड़ी सी पेचीदा है, लेकिन एक बार समझ आ जाए तो कई बच्चे बोलते हैं, मुझसे पूछते हैं, उनका शंका होती है कि सर आप ये तो बोल देते हो कि भाई कानूनों में लूप होल रहा है, लेकिन वो लूप होल क्या रहे हैं? तो अब आप जब आपको कोई बोलेगा कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में कानूनों में दिक्कत रही है, तो कानूनों में क्या दिक्कत रही है, ये आप स्पष्ट तरीके से समझ गए। ठीक है? हाँ, दुर्भाग्य से कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहे थे, लेकिन उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। कभी-कभी हो जाते हैं, मशीन है। आदमी यहाँ खराब हो जाता है, आदमी हॉस्पिटल पहुंच जाता है, ये तो मशीनें हैं। खैर, ब्रेक लेते हैं। हम 12:45 पे
रीअसेंबल होंगे। ठीक है। ठीक है। उसको एथनो नेशनलिस्ट मतलब कि एथनिसिटी बेस्ड, जब एक एथनिक ग्रुप दूसरे एथनिक ग्रुप के ऊपर अपना वर्चस्व जमाने के लिए हिंसा का प्रयोग करता है, मास वायलेंस करता है, तो ऐसे आतंकवाद को जातीय राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित आतंकवाद बोला जाता है। जैसे कि देखिए, नागा के जो ग्रुप है, एनएससीएन आईएम हो गया, एनएससीएन के खापलांग फैक्शन हो गया, ये जो ग्रुप है ये हिंसा करते हैं। इनकी डिमांड क्या है? इनकी डिमांड ये है कि नागाओं का अपना एक अलग देश हो, सॉवरन नेशन। ठीक है ना? और इसके लिए वो कुकियों से भी लड़ते हैं, इसके लिए वो मेतियों से भी लड़ते हैं। ठीक है ना? ये क्लियर हुआ आपको कि जातीय राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित। हाँ, बोडोलैंड का इशू है, बिल्कुल। लेकिन उसको आप नेशनलिस्ट नहीं बोल सकते। कारण क्या है कि बोडोज जो है वो अलग देश की मांग नहीं कर रहे हैं, वो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उसको आप जातीय भावना से प्रेरित तो बोल ही सकते हैं, एथनिसिटी इंस्पायर्ड तो बोल ही सकते हैं। तो जो बोडो आतंकवाद है वो भी, जो एनडीएफबी द्वारा हिंसा की जाती है। जी, अब डेफिनेशन डिफाइन ही तो किया ना हमने। जातीय राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित आतंकवाद वो होता है, आतंकवाद की परिभाषा आपको समझ में आई, जहां पर देखिए दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं आतंकवाद को जब आप परिभाषित कर रहे हैं। एक तो उसमें मास वायलेंस होना चाहिए। मतलब क्या है कि आतंकवादी जब विस्फोट करते हैं तो जिन लोगों को वो मारते हैं उनसे उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनाई नहीं होती है, वो बिल्कुल इनोसेंट होते हैं और वो एक दो को नहीं मारेंगे, वो किसी भीड़ भाड़ की जगह में विस्फोट करेंगे जिससे बहुत सारे लोग, उनका मुख्य उद्देश्य होता है जनता में भय व्याप्त करना। ये आतंकवाद है। और जब वही आतंकवाद वो अलग अलग भावनाओं से प्रेरित हो सकता है, जैसे धार्मिक कट्टरवाद से भी प्रेरित हो सकता है, तो धार्मिक भावना से प्रेरित आतंकवाद बोला जाएगा। वो जातीय भावना, एथनिसिटी, जैसे कि नागा अपने आप को कुकियों से अलग मानते हैं, मेतियों से अलग मानते हैं। ऐसे ही आप मेघालय जाएंगे तो वहां पर आपको गारो जो है वो गारो लैंड बनाना चाहते हैं और उसमें एक भी खासी प्रजाति के लोगों को नहीं रखना चाहते। तो ऐसी भावना से जो प्रेरित आतंकवाद होता है उसको जातीय राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित आतंकवाद बोला जाता है। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। ठीक है। फिर देखिए, धार्मिक भावना से प्रेरित आतंकवाद, जैसे कि जिसको ये जिहाद कहते हैं। ठीक है, जिहाद का असल जो सकारात्मक मायना है उसको तो बिल्कुल पीछे धकेल दिया है। लेकिन जिस भी मायने से जो कट्टर संगठन है वो जिहाद की बात करते हैं तो उसको आप धार्मिक भावना से प्रेरित आतंकवाद कह सकते हैं। हाँ, गारो खासी जयंतिया का जो उदाहरण है वो आप पहले कैटेगरी में रखेंगे, जातीय राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित आतंकवाद। ठीक है।
फिर देखिए, राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित आतंकवाद भी हो सकता है। इसमें दो प्रकार के आतंकवाद आते हैं, एक वामपंथी आतंकवाद, एक दक्षिणपंथी आतंकवाद। अब वामपंथी आतंकवाद क्या है? वामपंथी मतलब लेफ्ट, लेफ्टिस्ट। यहां पर देखिए, मैं आपको एक रफ फटाफट बना के दिखा देता हूं। अगर आप ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम मानेंगे और बीच वाले को आप बोलेंगे मॉडरेट, तो जो एक्सट्रीम विचारधारा के हैं वो राइट साइड में, तो यहां पर इसको दक्षिणपंथी आतंकवाद, ठीक है। इसको प्रतिक्रियावादी भी बोला जाता है। जो एक्सट्रीम राइट होता है ना, उसको प्रतिक्रियावादी, रिएक्शनरीज बोला जाता है, ठीक है। वो भी हथियार उठा लेते हैं और हिंसा करते हैं। अच्छा, इस एक्सट्रीम में आप जाएंगे तो इस एक्सट्रीम में तो दक्षिण पंथी आतंकवाद, और इस एक्सट्रीम में आएंगे तो ये आपको वामपंथी आतंकवाद। अब ये दक्षिणपंथी वामपंथी क्या होता है, ये जब हम नक्सलवाद पढ़ेंगे तो उस समय आपको और विस्तार से बताऊंगा। वामपंथी आतंकवाद में आप नक्सलवाद, या माओवाद, इसका उदाहरण दे सकते हैं। और अगर आप दक्षिणपंथी आतंकवाद की बात करें तो यहां पर फासिस्ट या नाजी, नाजीज्म, ठीक है, इनको जो है राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित आतंकवाद बोला जाता है। ये क्लियर हुआ आपको? एक प्रश्न है कि ये वाम आतंकवाद क्या चाहते हैं, ये प्रश्न जो है एक बार आप दोबारा क्लियर कीजिए। फर्स्ट वाला एक बार जो है क्लियर कर दीजिए। देखिए, फासिस्ट और ये नाजी क्या होता है, नक्सलवाद क्या होता है, माओवाद क्या होता है, जब नक्सलवाद की चर्चा करूंगा उस समय विस्तार से बताऊंगा, अन्यथा बेकार की पुनरावृत्ति होगी। आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि वामपंथ जो है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो बोला जाता है, उसमें सोशलिज्म, कम्युनिज्म, और बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले जाएंगे तो उसको रेडिकलिज्म कहते हैं। जो नक्सलवाद और माओवाद है वो रेडिकलिज्म में आता है। जब आतंकवाद की चर्चा कर रहे हैं, वामपंथी आतंकवाद, तो वो चरम बिंदु पर आपको जाना पड़ेगा। तो चरम बिंदु पे कौन है? रेडिकल है। और राइट साइड में जब आप एक्सट्रीम बिंदु पे जाएंगे तो चरम बिंदु पे आपको दक्षिणपंथी आतंकवादी या रिएक्शनरी, प्रतिक्रियावादी मिलेंगे। एक बड़ा विरोधाभासी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। आपकी अनुमति होगी तो हमें खड़े काफी देर हो गई, तो थोड़ी देर बैठ लेते हैं। एक प्रश्न है कि मॉडरेट आतंकवाद क्या होता है। आपने जब मॉडरेट नाम ही ले दिया तो आतंकवाद होने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। मॉडरेट कभी भी आतंकवाद नहीं फैलाते, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज ये है कि आप पाएंगे कि कुछ ऐसे व्यक्ति हुए जो समाज में टोटल बदलाव चाहते थे, तो उस दृष्टि से उनको रेडिकल बोला जा सकता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। जैसे कि महात्मा गांधी हैं, वो समाज में पूरा बदलाव चाहते थे। एक तरीके से आप उनको कह सकते हैं कि वो रेडिकल थे। ऐसे लोगों को पैसिफिस्ट बोला जाता है। हाँ, इनमें अंतर क्या है, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। एक प्रश्न है कि वामपंथी आतंकवाद क्या है। देखिए, वामपंथ चरम सीमा पे ये लोग क्या